अब हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अमाइन। अमाइन अब जानते हैं जिसको NH2 कहते हैं। अमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2। CH3 NH2 को आप क्या बोलते हैं? CH3 को बोलते हैं मिथाइल और NH2 को अमाइन बोलते हैं। हो गया मिथाइल अमाइन। CH3 CH2 जिसको आप इथाइल कहते हैं और साथ में अमाइन लग गया, क्या बन गया? इथाइल अमाइन। और यहाँ पे देखिए CH3 3 बार है तो इसलिए हो गया ट्राई और ये मिथाइल। CH3 3 बार है, ट्राई मिथाइल, और ये हो गया अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन हो गया। तो ये आपको नाम याद रखना मिथाइल अमाइन का, इथाइल अमाइन और ट्राई मिथाइल अमाइन। अब आता है श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन क्या है? जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो इससे क्या बनता है? 1 डिग्री अमाइन। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। श्मिट रिएक्शन क्या कहता है? जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या बनता है? 1 डिग्री अमाइन बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्मिट रिएक्शन से आप 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं, याद रखिएगा। अब आता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमाइड चीज को, ये है अमाइड, इसको आप क्या बोलते हैं? अमाइड कहते हैं, COONH2 को। जब अमाइड को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस KOH तो किससे भी कितना डिग्री का अमाइन बनता है? 1 डिग्री अमाइन। क्योंकि ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है इसलिए इसका नाम है ब्रोमाइड रिएक्शन। ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। जब अब अमाइड को Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH तो इससे क्या बनता है? 1 डिग्री अमाइन और साथ में K2O3, याद रखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। जब इस अमाइड को आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या करवाते हैं? रिडक्शन करवाते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? अमाइन में। ये भी कितने डिग्री का अमाइन है? 1 डिग्री अमाइन। देखिए तीनों से 1 डिग्री अमाइन बना। और देखो कैसे पूछा जाता है, मान लो CH3C+O NH2 को अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दिया है तो क्या बनेगा? बस ये R जितना कार्बन है R CH3 CH2 और किस में बदल जाएगा? NH2 में बदल जाएगा। बस आपको याद रखना कि अमाइड को अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो 1 डिग्री अमाइन में बदल जाएगा। कितना मुझ किस में बदल जाएगा? 1 डिग्री अमाइन में बदल जाएगा लिथियम हाइड्राइड। तो याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। अमाइड को जब भी अमाइन में बदलना, अमाइड को अमाइन में, तो किसके प्रेजेंस में? LiLH4। हम इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं कि LiLH4 क्या है, आप जानते हैं इसके माने। अब देखिए हम लोग क्या साइनाइड से अमाइन बना सकते हैं? यस। देखिए जब साइनाइड है ये, इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल साइनाइड। ये हुआ अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड को आप 1 डिग्री अमाइन में चेंज कर सकते हैं। ये बोर्ड में सवाल आ चुका है कि किससे आप 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं, तो साइनाइड से भी आप 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं। याद रखिएगा ये अल्काइल साइनाइड से आप 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं, बिल्कुल। मान लीजिए हमने लिखा CH3C, इसको बोलते हैं मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड को आपने SN और HCl के साथ रिएक्शन करा दिया तो इससे क्या बन जाएगा? वही R, मतलब R किसको माना था? CH3 CH2 NH2, ये बन गया 1 डिग्री अमाइन। समझ, इसको बोलते हैं इथाइल अमाइन। क्या बोलते हैं? इथाइल अमाइन में चेंज हो गया मिथाइल साइनाइड से। तो जब भी आप मिथाइल, ये तो 2 कार्बन, यहाँ भी कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, CH2 NH2, ये 1 डिग्री अमाइन। क्या आप साइनाइड से 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं? यस, बस SN HCl के प्रेजेंस में। अब आता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या होता है? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जब 1 डिग्री अमाइन को क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ जब आप रिएक्शन कर देते हैं तो उससे बनता है आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। 1 डिग्री अमाइन को जब आपने क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ, KOH एक बेस है, उसके साथ रिएक्शन कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड बन जाएगा। मतलब मान लो हमने मिथाइल अमाइड को, इथाइल अमाइड को, किसको? इथाइल अमाइड को, मान लो CH3 CH2 NH2 को हमने किसके प्रेजेंस में रख दिया? क्लोरोफॉर्म 1 में रख दिया, CHCl CHCl3 और प्लस KOH, तो क्या बना देगा ये बना देगा R। ये R है तो R यहाँ तक हुआ, CH3 CH2 और क्या बन जाएगा? NC। इसको बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड। इसको क्या बोलते हैं? इथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा इथाइल अमाइन से, इसको नाम क्या है? इथाइल अमाइन। तो किसी भी अमाइन फैमिली को आइसोसाइनाइड में अगर आपको चेंज करना है, अल्काइल आइसोसाइनाइड में, तो किसको यूज़ किया जाता है? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। याद कर ले, NH2 को जब आपने CH3 KOH के साथ रिएक्शन कर दिया तो इससे क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। इसको R कहते हैं, ये भी R हुआ, बस R चेंज हो गया NC में।
अब आता है एक टेस्ट जिसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, याद रखेंगे। हिंसबर्ग टेस्ट इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को जो डिस्टिंग्विश करने के लिए जो टेस्ट होता है उसे आप क्या कहते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एनिलीन के बारे में। एनिलीन क्या होता है, देखो NH2, बेंजीन के साथ NH2 अगर जुटा हुआ है तो आप उसे एनिलीन कहेंगे। ये बेंजीन रिंग में कितना पाई बॉन्ड होता है, आपको पता है कि हर 3 पाई बॉन्ड होता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि एनिलीन में बताओ कितना पाई बॉन्ड होता है, तो 3 पाई बॉन्ड याद रखेंगे क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ जुटा होता है। बेंजीन में 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है और हर ट्रिपल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है, तो 3 पाई बॉन्ड एनिलीन इसको कहते हैं। ठीक है, अब एनिलीन बनता है कैसे बेंजीन से, देखो आप बेंजीन को जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो उससे पहले क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। फिर नाइट्रोबेंजीन को SnHCl के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो ये NO2 नाइट्रो जो है वो NH2 में कन्वर्ट होएगा, जिसको आप कहते हैं एनिलीन। कितना सिंपल सा तरीका है बेंजीन से एनिलीन बनाने का तरीका, ये तरीका आप उसको याद जरूर रख लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये एनिलीन, जब एनिलीन को जब आपने HNO2 के साथ रिएक्शन किया एसिड के साथ और NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन किया है तो इससे एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बोलते हैं N2Cl। जब आपने एनिलीन को किसके साथ रिएक्शन किया, HNO2 और NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कर दिया। ठीक है, अगर आप बेंजोनियम डाइक्लोराइड को से फिनॉल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आसान तरीका क्या है, बस HOH के साथ रिएक्शन आप करवा दीजिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HOH के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो इससे क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। और हमने आपको पहले भी पढ़ाया है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होता है, जब आप बेंजीन को अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 साथ रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन पे R फैमिली आता है जिसको आप अल्काइल कहते हैं, इसका नाम होता है अल्काइलेशन। बेंजीन को RCl के साथ अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड के साथ तो ये अल्काइल बेंजीन बनाता है, यहाँ पर R फैमिली से अल्काइलेशन है। और ये क्या है, एसाइलेशन, इसको क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। क्यों एसाइलेशन हो गया, क्योंकि ये ग्रुप क्या कहलाता है, एसाइल ग्रुप कहलाता है। जब आप बेंजीन को एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं इसको क्या बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड। जब इसको एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अगर नोट कर लीजिए कॉपी में, एसाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। बेंजीन जब एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड तो वो एसाइल ग्रुप बनाता है बेंजीन के साथ, इसको एसाइल ग्रुप कहते हैं, इसलिए इसका नाम होता है एसाइलेशन। क्या नाम होता है, एसाइलेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो हमने बार बार पढ़ाया फिर एसाइलेशन और अल्काइलेशन, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक देख लेते हैं, अमाइन फैमिली का क्या है, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पढ़ने वाले, क्या पढ़ने हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या होता है, एक बेंजीन को जब आप कॉन्सेंट्रेट, अभी आपको सिखाया था एनिलीन बनाने के लिए, बस वही स्टेप है। बेंजीन को कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ H2SO4 के साथ प्रेजेंस में रख दो तो इससे बनता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को HN और HCl के साथ रिएक्शन करो तो एनिलीन बनता है। इस एनिलीन से HNO2 के साथ रिएक्शन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 HCl तो इससे क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ये प्रेजेंस पहला आया, फिर उसके बाद ये आया और उसके बाद HNO2 और NaNO2 के साथ रिएक्शन कर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब आता है ये गैटरमैन रिएक्शन क्या होता है, देखो जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl एसिड और कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में रखते हैं तो उससे बनता है हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन ये बनता है, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब एसिड और कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या बनता है, हेलोबेंजीन। मान लो यहाँ पर आपने रखा है फॉर एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ पर Cl बनेगा क्लोरोबेंजीन। अगर आपने एसिड में Cl लिया, HCl लिया तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, और आयोडीन लिया तो आयोडोबेंजीन बनेगा, और HBr लिखा है तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। क्या आप बात समझ रहे हैं, ये हुआ गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन बहुत आसान है, जब हम डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, किसके, कॉपर पाउडर और एसिड, तो बनता है हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, जो भी एसिड लिया उस फॉर्म से। अब सैंडमेयर और गैटरमैन में क्या फ़र्क है, बहुत आसान सा फ़र्क है। देखिए आप यहाँ पे जो यूज़ करते हैं कॉपर पाउडर और यहाँ पे कॉपर सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, कॉपर सॉल्ट में होगा सैंडमेयर और गैटरमैन में सिर्फ कॉपर पाउडर होगा, याद कर लीजिए। ये भी एसिड, HCl होगा तो क्लोरोफॉर्म, HBr होगा तो ब्रोमोफॉर्म, HI होगा तो आयोडोफॉर्म। बस कॉपर सॉल्ट CuCl, CuBr एंड CuI ये सब आप रख दीजिएगा।
सिर्फ फ्लोरीन को छोड़कर। तो यहाँ पर आपने सैंडेमेयर रिएक्शन याद रखना आपको। सैंडेमेयर रिएक्शन क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोबेंजीन बनाना, चाहे गैटरमैन हो चाहे सैंडेमेयर रिएक्शन हो, दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ कॉपर पाउडर यूज़ होगा और यहाँ पे सॉल्ट यूज़ होगा, CuCl CuBr। आप जो सॉल्ट का हेलोजेंस लीजिएगा Br का तो Br बनेगा, अगर आपने ClCl का लिया तो Cl बनेगा, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। अगर यहाँ पे CuI का लेते हैं और यहाँ पे Cu और HI का लेते तो आयोडोबेंजीन बनता। क्लियर हो गया। अब ये दो इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन में आपसे पूछ सकता है, इवन बोर्ड में पूछ सकता है। फॉर मिथाइल अमाइन अगर गैसियस फेज की बात करें तो गैसियस फेज में सबसे स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। मिथाइल अमाइन के लिए गैसियस फेज का स्टेबिलिटी याद रख लीजिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। लेकिन अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में बात करें, किस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, आपके बोर्ड में एक्वस सॉल्यूशन से सवाल होगा। अगर एक्वस सॉल्यूशन में पूछा जाए मिथाइल अमाइन के बेसिसिटी का स्टेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, मतलब 213। याद कर लें आप, 213। 2 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री होगा किसमें, बेसिसिटी किसमें, मिथाइल अमाइन में। जैसे ये देखिए 2 डिग्री, ये हुआ 1 डिग्री और ये हुआ 3 डिग्री। कितना टाइम से, ये 1 टाइम से 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, उसके बाद अमोनिया आएगा। तो ये मिथाइल अमाइन का ऑर्डर हो गया, किसका, मिथाइल अमाइन का। ठीक है, और आपके 2017 में ये पूछ चुका है इथाइल अमाइन का। तो इथाइल अमाइन का स्टेबिलिटी याद रखेंगे, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्या होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। किस सॉल्यूशन में, एक्वस मीडियम में। याद रखना कौन सा मीडियम में, एक्वस मीडियम में होता है 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री। ये भूलना नहीं है, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री से और 1 डिग्री से। क्लियर हो गया ये बात, हटाओ ये याद रखना है इतना। ठीक है, ये 2 डिग्री 3 डिग्री और क्या हो गया, 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री। और मिथाइल अमाइन में 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री। चलिए ठीक है, देखिए अब हम लोग पॉलीमर पढ़ने वाले हैं। ये आपका 5वां चैप्टर ऑर्गेनिक का पॉलीमर। सबसे पहले आया नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में कौन कौन सा आता है याद रख लेंगे आप, सेल्यूलोज, स्टार्च और प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, सेल्यूलोज और स्टार्च आता है नेचुरल पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर इसमें कौन है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है पॉलीथीन, नायलॉन 6X या नायलॉन 6 या ब्यूना S, ये सब कैसा है, सिंथेटिक पॉलीमर है। याद रखेंगे पॉलीथीन, नायलॉन 6X, ब्यूना S। अब आता है लीनियर पॉलीमर, ब्रांच बेस्ड 3 तरह का होता है। एक होता है लीनियर पॉलीमर। लीनियर कौन आता है, HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और आता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ब्रांच पॉलीमर कौन कौन हुआ, LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच पॉलीमर हुआ, हाई डेंसिटी पॉलीथीन लीनियर पॉलीमर हुआ। अब आता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, कौन होता है, जो मजबूत होता है, जो हार्ड होता है, वो क्या है, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन क्रॉस लिंक प्रोडक्ट होता है। अब आप जानते हैं कि पॉलीमर 2 तरह का होता है, एडिशन पॉलीमर। होमोपॉलीमर किसको कहते हैं, जिसमें एक तरह का मोनोमर यूज होता है, एक तरह का मोनोमर यूज होकर बनाता है पॉलीमर, उसे आप होमोपॉलीमर कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन का क्या आता है, पॉलीथीन याद रख लेंगे, पॉलीथीन का स्ट्रक्चर क्या है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ये ब्रैकेट से बंधे, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और ये N टाइम्स है, N टाइम्स। ठीक है, और इसका मोनोमर क्या यूज होता है, इथीन। याद रखेंगे पॉलीथीन का मोनोमर्स क्या होता है, इथीन यूज होता है। पॉलीस्ट्रीन का मोनोमर्स क्या होता है, स्टाइरीन। पॉली हटा दो, जो होगा वो मोनोमर्स होगा, पॉलीस्ट्रीन का स्टाइरीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड का विनाइल क्लोराइड क्या होता है, विनाइल क्लोराइड होता है। याद रख लेंगे विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या होता है, मोनोमर्स होता है PVC का। PVC का याद रख लीजिए आप स्ट्रक्चर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और नीचे क्या है, Cl है, Cl, और ये सिंगल बॉन्ड बाहर, यहाँ सिंगल बॉन्ड बाहर, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ये हो गया N टाइम्स। ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पूछता है आपसे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl, स्ट्रक्चर पूछता है। अब आता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीस्टीरीन समझा दिया। पॉलीस्टीरीन का क्या होता है, स्टाइरीन होता है मोनोमर। और पॉलीस्टीरीन का स्ट्रक्चर याद रख लीजिए, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH के नीचे क्या है, बेंजीन है, और ये सिंगल बॉन्ड, और इसको N टाइम्स किया गया। कितना टाइम्स, N टाइम्स। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉली हटा दो तो मोनोमर्स क्या आ गया, एक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर याद रख लीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये क्या है, CH के नीचे CN साइनाइड है, सिंगल बॉन्ड है, ये ब्रैकेट, सिंगल बॉन्ड ब्रैकेट, और ये N टाइम्स है, इसको पॉलीनाइट्राइल। अब ये अगर रिवीजन कर लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं तो आसान से आप क्वेश्चन बना सकते हैं।
देखिए हम लोग अब कोपॉलीमर के एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले होमोपॉलीमर के एग्जांपल देख लिया क्या क्या है, वो भी एडिशन पॉलीमर है, कोपॉलीमर भी एडिशन पॉलीमर में। तो एडिशन पॉलीमर में ब्यूना एन और ब्यूना एस भी एडिशन पॉलीमर होता है, ये बात याद रखेंगे। एग्जाम में पूछ सकता है ब्यूना एस और ब्यूना एन, और ये किस टाइप का पॉलीमर है, कोपॉलीमर होता है, जिसमें ट्रू डिफरेंस मोनोमेरिक यूज करके आप मोनोमर्स बनाते हैं। टू डिफरेंस मोनोमर्स यूज कर पॉलीमर बनाते हैं। देखिए इसका ब्यूना इसका मोनोमर्स याद रखेंगे क्या होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर लिख चुके हैं, और स्टाइरीन, ये दोनों जब मोनोमर ज्वाइंट होता है तो बनता है ब्यूना एस। देख लें यहाँ पर स्ट्रक्चर अच्छे से लिखा है, इसको याद कर लेंगे आप। CH2 सिंगल बॉन्ड, CS डबल बॉन्ड, CH2 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 CH2, फिर इस तरह से। यहाँ से कौन सा है, स्टाइरीन है, और ये ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन से मिलकर बना है। बस ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको फ्री कर दोगे, ये डबल बॉन्ड को फ्री कर दोगे इस तरफ, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा और ये भी सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। बाकी आप स्ट्रक्चर याद करना चाहें तो याद कर लेंगे, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट ये है। मोनोमर्स, ब्यूना एस जो होता है यूज मोनोमर्स, उसमें कौन सा मोनोमर्स यूज होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन यूज होता है। वैसे ही ब्यूना एन के लिए क्या यूज होता है, ब्यूना एन जो होता है वो क्या होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल, ये दो पॉलीमर्स यूज होता है, याद रखेंगे। ब्यूना एन का दो पॉलीमर क्या क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन और साथ में क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। 1, ब्यूटाडाइन ये हो गया, एक्राइलोनाइट्राइल ये हो गया। अब आप सिंगल बॉन्ड से इसको यहाँ पर इसे आप लिख लें, ये डबल बॉन्ड होना चाहिए था, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लें आप, ठीक है, यस ये डबल बॉन्ड। तो आप इस तरह से इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ ये जो डबल बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड भी हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से CH2, फिर CH2, फिर ये सिंगल बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा। ये आपको क्लास में हम बता चुके हैं अच्छे से, बस एक रिवीजन करवा रहे हैं ताकि आप याद रखें। आप ब्यूना एन क्या होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन और क्या होता है, एक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर्स होता है। अब कंडेंसेशन पॉलीमर का क्या क्या एग्जांपल है वो याद रखना। कंडेंसेशन पॉलीमर में आता है नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,6 का जो मोनोमर्स है वो याद रखेंगे, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और साथ में एडिपिक एसिड। नाइलॉन 6,6 का जो मोनोमर्स होता है वो क्या होता है, हेक्सामिथाइल डायमीन, मिथाइलिन डायमीन और साथ में क्या है, एडिपिक एसिड। और नाइलॉन और किसका कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल, टेरेलिन बोल दो या डिक्रोन, ये भी किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है। अब आता है नाइलॉन 6, नाइलॉन 6,6 और नाइलॉन 6 ये दोनों किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है। नाइलॉन 6 का मोनोमर्स क्या होता है, कैप्रोलेक्टम, याद रखेंगे, कैप्रोलेक्टम मोनोमर्स होता है किसका, नाइलॉन 6 का। अब आता है रबर, इलास्टोमर, इलास्टोमर वो रबर होता है जो काफ़ी सॉफ्ट होता है और इलास्टिक होता है। इलास्टिक, उसको खींचेंगे तो टूट सकता है, वो इसका बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसको आसानी से आप तोड़ सकते हैं। जिस रबर को आप आसानी से तोड़ सकते हैं वो आपका नाम ही क्या है, इलास्टोमर होता है। वो इलास्टोमर, जैसे न्यूप्रीन, ब्यूना एन, ब्यूना एस और नेचुरल रबर हो, ये सब क्या है, किस में आता है, इलास्टोमर का एग्जांपल है। याद रखेंगे इलास्टोमर के एग्जांपल कौन कौन है, न्यूप्रीन, ब्यूना एन, ब्यूना एस और नेचुरल रबर किसका एग्जांपल है, इलास्टोमर का एग्जांपल है। इलास्टोमर वो रबर होता है जिसको आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं आप, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोप्लास्टिक। देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको आप सॉफ्ट कर सकते, सॉफ्ट, अगर आप इसे मेल्ट कीजिएगा इस प्लास्टिक को तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, और फिर इस सॉफ्ट चीज़ को अगर आप कूल करते हैं तो फिर से ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। मतलब इसका रेशेप, इसके में आपको ये वो प्लास्टिक होता है जिसको आप सॉलिड से सॉफ्ट कर सकते हैं या सॉफ्ट से सॉलिड कर सकते हैं, मेल्ट कर कर और कूल कर कर। थर्मोप्लास्टिक जिसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन और PVC, याद रखेंगे, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन और PVC थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है, जरूर याद रखेंगे। पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन और PVC किसका एग्जांपल है, थर्मोप्लास्टिक का। अब आता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोसेटिक वो प्लास्टिक होता है जो एक बार चेंज होने पर फिर से दोबारा रीशेप में नहीं आता। अगर आपने इस प्लास्टिक को अगर आपने मेल्ट करके सॉलिड फॉर्म में लेके आ गए तो फिर आप ये सॉलिड ही में रहेगा, अब ये लिक्विड में चेंज होने वाला नहीं है। मतलब इतना मजबूत होता है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि ये रीशेप में दोबारा नहीं आ सकता अपने ठीक है। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसका नाम क्या है, बेकेलाइट और क्या है, मेलामाइन, याद रखेंगे, बेकेलाइट और मेलामाइन इसका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, बेकेलाइट और क्या है, मेलामाइन। यहाँ पे क्या है, LDP और क्या HDP। LDP मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जिसका यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स में, कवरिंग और कैरी बैग, जो आप कैरी बैग यूज़ करते हैं वो किसका बना होता है, LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो कड़ा होता है, जो हार्ड होता है, जैसे बॉटल्स, पाइप्स, बकेट्स, इन सब में किसका यूज़ करते हैं आप, HDP में यूज़ करते हैं, मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन।
ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टेफ्लॉन, याद रखना ये बात। तो टेफ्लॉन का ये मोनोमर है, क्या ये मोनोमर जिससे टेफ्लॉन बना है। मोनोमर कौन सा यूज करते हैं, टेट्राफ्लोरोइथीन, याद रखेंगे टेट्राफ्लोरोइथीन है मोनोमर, किसका, टेफ्लॉन का मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथीन। जब इसको पॉलीमराइजेशन करते हैं तो टेफ्लॉन बनता है। टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर देख लें, सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 वगैरह हो गया। इसका यूज याद रखेंगे, नॉन स्टिक कोटिंग आवर यूटेंसिल्स, जो भी हम यूटेंसिल्स नॉन स्टिक फॉर्म में यूज किया जाता है, नॉन स्टिक कोटिंग आवर अटेंसिल्स। और या भी गैसकेट्स, जो आप गैसकेट्स देखते हैं वो भी किसका एग्जांपल है, टेफ्लॉन का एग्जांपल है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नॉन स्टिक कोटिंग आवर अटेंसिल्स किस में यूज करते हैं, टेफ्लॉन का यूज करते हैं। अब आता है देख लो यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमर किस किस फॉर्म हो सकता है, पॉलिस्टर फॉर्म में हो सकता है और पॉलीअमाइड्स के फॉर्म में भी हो सकता है। पॉलिस्टर इसमें कौन कौन है, डिक्रॉन और गिलिप्टल। गिलिप्टल और डिक्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिस्टर। ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। और पॉलीअमाइड्स कौन होता है, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 से क्या होता है, पॉलीअमाइड्स होता है। नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 से सब क्या होता है, पॉलीअमाइड्स होता है। और पॉलिस्टर कौन होता है, डिक्रॉन और गिलिप्टल। अब इसका यूज देख लें, नाइलॉन 6 का यूज आप फैब्रिक्स में करते हैं, शीट्स वगैरह में करते हैं। नाइलॉन 6 का यूज रोप्स याद रखेंगे, नाइलॉन 6 का यूज रोप्स में नहीं करते हैं, नाइलॉन 6 का यूज रोप्स में करते हैं, टायर्स कोड में करते हैं। बेकेलाइट का यूज इलेक्ट्रिकल स्विच में करते हैं, कॉम कंघी वगैरह में यूज करते हैं। तो ये यूज है, इसको जरूर याद रखना आपको। अब आता है नेचुरल रबर, एक होता है सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन, नेचुरल रबर का मोनोमर याद रखेंगे आइसोप्रीन, जिसका फॉर्मूला क्या है, 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन होता है, जिससे नेचुरल रबर तैयार है। नेचुरल रबर किससे तैयार है, आइसोप्रीन। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। अब आता है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर किससे तैयार है, क्लोरोप्रीन से। सिंथेटिक रबर जिसको आप न्यूप्रीन कहते हैं, सिंथेटिक रबर जिसको आप क्या कहते हैं, न्यूप्रीन। और सिंथेटिक रबर का मोनोमर क्या होता है, क्लोरोप्रीन। क्या होता है, क्लोरोप्रीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन। 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन होता है, जिसका नाम है क्लोरोप्रीन। इस क्लोरोप्रीन को जब आप पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन क्यों किया जाता है, पॉलीमर बनाने के लिए। तो जब इस मोनोमर का आप पॉलीमराइजेशन करते हैं तो बनता है न्यूप्रीन। क्लोरोप्रीन से क्या बनता है, न्यूप्रीन। इसी को आप क्या कहते हैं, सिंथेटिक रबर कहते हैं। अगर आपने पॉलीमर में जितना हमने पढ़ाया, अगर उतना आपने पढ़ लिया है तो आपका बोर्ड का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब लोग लास्ट पॉइंट देख लेते हैं पॉलीमर का। किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे मजबूत किसमें होता है, याद रखेंगे सबसे कमजोर इलास्टोमर में होता है, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक में होता है, उसके बाद फाइबर में होता है, उसके बाद थर्मोसेटिक प्लास्टिक में होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है किस पर, थर्मोसेटिक प्लास्टिक में सबसे मजबूत होता है। ये ऑर्डर ज़रूर याद रखेंगे, सबसे कम इलास्टोमर में होता है और सबसे ज़्यादा थर्मोप्लास्टिक में होता है। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो 6 नंबर चैप्टर आपका 6वां चैप्टर जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स है। बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, 3 कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब आप इससे छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना सकते, उसको आप कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। मतलब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से छोटा कार्बोहाइड्रेट्स आप नहीं बना सकते, इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते आप, जिसका नाम है मोनोसेक्राइड्स। कौन कौन है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज इज अ मोनोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स किसमें होता है, जिसको आप हाइड्रोलाइज करने पर 2 से 10 यूनिट आपको मिलता है, क्या, मोनोसेक्राइड्स। जिसमें 2 से 10 यूनिट मोनोसेक्राइड्स मिलता है उसे आप कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड जिसका फॉर्मूला क्या, जिसका एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज को ऐसा कौन सा सेक्राइड से, ओलिगो। एक आता है पॉलीसेक्राइड जिसमें 10 यूनिट से ज़्यादा होता है, 10 यूनिट से ज़्यादा बायोमॉल, 10 यूनिट से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स होता है। कितना, 10 यूनिट से ज़्यादा, जिसका एग्जांपल क्या है, स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज कैसा एग्जांपल है, पॉलीसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स कौन है, सुक्रोज, और मोनोसेक्राइड्स कौन है, ये। आप ये 3 एग्जांपल जरूर याद रखेंगे। अब आता है एक शुगर, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर उसको कहेंगे जो रिड्यूस करता है टॉलेंस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन को, जो टॉलेंस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है उसको आप रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। इनमें से कौन है, और आपने पढ़ चुके हैं, टॉलेंस और फेलिंग। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज और माल्टोज एग्जांपल याद है, रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल याद कर लें, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और माल्टोज। माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो रिड्यूस नहीं करता टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को, तो वो क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज कैसा एग्जांपल है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये 2 एग्जांपल याद रखेंगे, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज किसका हम लोग पढ़ रहे हैं अब, ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज। सुक्रोज का फॉर्मूला याद रख लीजिए, सुक्रोज है C12H22O11, जिसको आप कहते हैं सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हो उसका वाटर के साथ, तो क्या बनता है, ये बनता है ग्लूकोज बनता है और फ्रैक्टोज बनता है।
ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ग्लूकोज कब बनता है? जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे और इन एसिडिक रिएक्शन H+ में, तो क्या बनता है? ग्लूकोज। समझ में आ गया? सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफिकेशन H+, तो उससे ग्लूकोज और सुक्रोज बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। जब आप ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है N-हेक्सेन। ग्लूकोज को जब HI के साथ रिएक्शन करते हैं, हम लोग ने पढ़ा था HI के साथ रिएक्शन करने पर अल्केन मिलता है। तो ग्लूकोज में कितना कार्बन है? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन से कौन अल्केन बनता है? हेक्सेन। HI और रेड फास्फोरस आपको पता होगा कि वो अल्केन बनाने के लिए यूज होता है। तो आप जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, तो 6 कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा? हेक्सेन। तो N-हेक्सेन बनता है ग्लूकोज। ये इंपॉर्टेंट जरूर याद रखेंगे। अब इसका हो गया स्टीरियो स्ट्रक्चर क्या होता है ग्लूकोज का, चले देख लें। यहाँ पर ग्लूकोज ये हुआ डी ग्लूकोज और ये एल ग्लूकोज। ग्लूकोज में जो कार्बोहाइड्रेट्स यूज करते हैं वो एल्डिहाइड यूज करेंगे। याद रखना आपको, ग्लूकोज में जो कार्बोहाइड्रेट्स यूज किया जाएगा वो क्या होगा? एल्डिहाइड है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देख लो, यहाँ पर HOH, याद करने का तरीका HOH, सिर्फ तीसरा जो टर्म्स वो चेंज होएगा, OHH और ये HHOH। देखो HOH ऐसा हो गया, फिर OHH और HOH, याद तो आपको क्लास में करवा चुके हम। और नीचे क्या है? CH2OH, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन का ग्लूकोज। तो देखो OH अगर राइट साइड होगा तो उसको डी ग्लूकोज कहेंगे, बस इतना याद रखना। OH अगर राइट साइड हो तो डी ग्लूकोज, अगर OH नीचे वाला जो है ना सबसे ये नीचे, अगर ये OH राइट साइड है तो डी ग्लूकोज, अगर OH लेफ्ट साइड है तो एल ग्लूकोज बढ़ेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। HOH। अब इसको याद रख लेंगे आप। बस इस तरफ OH रहा तो डी ग्लूकोज कहेंगे और इस तरफ ग्लूकोज रहा, मतलब लेफ्ट साइड रहा तो वो होगा एल ग्लूकोज होगा। फॉर्मूला याद कर लेंगे अपने से, HOH, बीच वाला चेंज है, जैसे इसमें OHH और इसमें बीच वाला चेंज है HOH और यहाँ OHH CHO। एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप होता है ग्लूकोज का, ठीक है। लिख लेते हैं, ये ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये दोनों ग्लूकोज का क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर, सॉरी, क्या है? HOH, OHH, HOH, वही है फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है? HCH2OH। इसको आप जरूर याद कर लेंगे। बीटा डी ग्लूकोज, मतलब अगर आप जानते हैं अल्फा का बीटा, मतलब इस पोजीशन को सिर्फ चेंज कर दीजिए बस। ओके, OH ऊपर लिख दीजिए, H नीचे लिख दीजिए, बन जाएगा ये क्या? बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आ गया? ये अल्फा डी ग्लूकोज था और ये कैसा था? बीटा डी ग्लूकोज। और ये किसका है? फ्रैक्टोज का है। फ्रैक्टोज में क्या होता है? CH2OH, OHH, HOH, HCH2OH। देखो ये दोनों क्या है? अपोजिट। यहाँ पे OH CH2OH, यहाँ पे HCH2OH। और सिर्फ इसको उलट दो बस। जब आप इसको उलट दीजिएगा, OH CH2OH कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? बीटा डी फ्रैक्टोज। बस आपको ये पोजीशन चेंज कर देना, तो एक अल्फा डी फ्रैक्टोज और ये बीटा डी क्या है? फ्रैक्टोज। ये जरूर याद रखेंगे आप स्ट्रक्चर याद कर लेंगे आप। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है फ्रैक्टोज का और ग्लूकोज का, ठीक है। हम लोग सिर्फ आपको बना के दे रहे हैं ताकि आप इसको जल्दी से याद कर लें, जितना अच्छे से याद कर। देखिए, हम आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर समझा देते हैं। सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या है? सुक्रोज कब बनता है? याद रखना, सुक्रोज तब बनता है जब अल्फा डी ग्लूकोज को मिक्स करते हैं किसका? बीटा डी फ्रैक्टोज के साथ। याद रखेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज को मिलाकर आप बनाते हैं क्या? सुक्रोज। क्या बनाते हैं? सुक्रोज। ये किसका एग्जाम्पल है? सुक्रोज का। सुक्रोज याद रखेंगे, सुक्रोज का स्ट्रक्चर जरूर याद कर लेंगे। देखिए ये स्ट्रक्चर है, आपसे पूछा जाता है सुक्रोज कब बनता है? जब अल्फा डी ग्लूकोज को मिला देते हैं बीटा डी फ्रैक्टोज में। और बीटा डी फ्रैक्टोज का एग्जांपल ये है और अल्फा डी ग्लूकोज का एग्जांपल ये, अल्फा बी डी का ग्लूकोज का एग्जांपल ये एग्जांपल और ये एग्जांपल, इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है सुक्रोज। सॉरी, तो ये जो लिंकेज है ना, इस लिंकेज को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज के बीच जो लिंकेज होता है उसे आप कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिससे सुक्रोज बनता है। ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, HOH, OHH, OHH और HCH2OH। यहाँ भी OHH, OHH और CH2OH एग्जाम्पल है, आप इसे जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स। ये दोनों क्या होता है हम अच्छे से सुनेंगे। न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं? जब कोई बेस शुगर के पहले पोजीशन पे अटैच होगा तो उसे आप कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। जब कोई बेस शुगर के पहले पोजीशन पे, ये शुगर है, देखो शुगर का पहला कार्बन पे क्या नज़र आ रहा है आपको? बेस। तो इसको आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स किसको कहेंगे? व्हेन न्यूक्लियोसाइड, ये जो न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर था वहाँ पर, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड इन 5 पोजीशन। जब न्यूक्लियोसाइड में 5 पोजीशन पे फॉस्फोरिक एसिड आएगा, इसको आप फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं।
यहाँ पे देख लो, यहाँ पर O P डबल बॉन्ड O O और O माइनस यहाँ पर ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। देखो 5th पोजीशन पर आया, 1 2 3 4 5, 5वें पोजीशन पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये क्या हो गया 5वें पोजीशन पर। अगर कौन एसिड आपको दिख रहा है, फॉस्फोरिक एसिड दिख रहा है, तो वो न्यूक्लियोसाइड किस में बदल जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स में। वेन न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर है क्योंकि पहले पोजीशन पे क्या है, बेस, यहाँ पहले पोजीशन पे क्या था, बेस, इस पहले पोजीशन में बेस है इसलिए न्यूक्लियोसाइड हो गया। इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर 5वें पोजीशन पर 1 कार्बन 2 3, इस हर कार्बन कहते हैं 3 4 5, हर 5वें कार्बन पर अगर कौन एसिड आपको दिखता है, फॉस्फोरिक एसिड दिखता है, तो वो क्या होगा आपका, न्यूक्लियोटाइड्स होगा। याद रखिए न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसे जरूर लिख लें। डू यू नो में क्या है, डीएनए कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट। आपको तो ये बात पढ़ा, आप बायो में पढ़ चुके हैं कि डीएनए किस चीज़ को कंट्रोल करने में होता है, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट। आरएनए डज नॉट, आरएनए किस चीज़ को कंट्रोल करने आता है, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में कंट्रोल करता है। यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है, आरएनए कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये भी आप जानते हैं बायो में। डीएनए हैज यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिप्लिकेशन, ये तो हर कोई जानता है कि डीएनए कैसा आता है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रिप्लिकेशन के लिए काम होता है, और आरएनए डज नॉट। ये सब तो बहुत आसान सी चीज़ है, आप अपने से भी समझ सकते हैं। और प्रोटीन के बेस पर 2 प्रोटीन हमने बताया था, प्रोटीन के बेस पर 2 तरह का प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। हम लोग ने दोनों पढ़ा था, पता आपको यहाँ पर। फाइब्रस प्रोटीन किससे अटैच होता है, फाइब्रस प्रोटीन हेल्ड टुगेदर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाई सल्फाइड बॉन्ड। याद रखना, फाइब्रस प्रोटीन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और कौन होता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है। प्रोटीन के बुनियाद पर 2 तरह का होता है प्रोटीन, एक होता है स्ट्रक्चर के बुनियाद पर, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, एक होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, लिख छूट गया, यहाँ पे कर लीजिए। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड द गिव स्फेरिकल शेप। जब पॉलीपेप्टाइड्स जो लिंक्ड होता है, जब वो क्या होता है चेन को में, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, तो जब चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स को जब अराउंड करते हैं तो उससे कौन सा शेप बनता है, स्फेरिकल शेप बनता है। ये किस में होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन में। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या होता है, इसके ग्लोब्यूलर प्रोटीन में स्ट्रक्चर जो रिजल्ट देता है वो कैसे देता है, व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड द गिव। जब आप पॉलीपेप्टाइड कॉइल को क्या करते हैं, ये जो पॉलीपेप्टाइड्स का जो चेन होता है उसको जब आप राउंड कर देते हैं, कॉइल अराउंड टू गिव, जब आप उसको कॉइल के फॉर्म में ले आते हैं तो वो कैसा स्ट्रक्चर देता है, स्फेरिकल शेप देता है। फिर इसको ये दोनों को अच्छे से समझ लें, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में समझना जरूरी है। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट कब, व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, जो चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स क्वाइन है उसको जब उसको अराउंड करते हैं तो अराउंड करने पर वो कैसा शेप आता है, स्फेरिकल शेप ले लेता है। ये कौन होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। और फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ये बात याद रखेंगे। और आपको ये बात याद है कि जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो एनिमल बॉडी में, ग्लाइकोजन को आप एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च। डी यू नो में था कुछ बात थी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहला है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है, ये पेन किलर कहलाता है, ठीक है। पेन किलर को आप एनाल्जेसिक कहते हैं। ये आपके पेन को रिड्यूस करता है, दर्द को, विदाउट कॉजिंग डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम को ये डिस्टर्ब नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आप पेन किलर खाया और बेहोश हो गए, आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया, नहीं, बल्कि ये नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ दर्द को कम करने के लिए यूज़ होता है, मतलब पेन किलर के फॉर्म में यूज़ होता है। एनाल्जेसिक जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है नारकोटिक, एक होता है नॉन नारकोटिक। नारकोटिक उसको कहते हैं जिसको आदत पड़ जाती है, एडिक्टिव जो होता है अपने नेचर में, जैसे मॉर्फिन, हीरोइन, ये सब जो ड्रग्स है, इससे इंसान को क्या होता है, आदत लग जाती है, मतलब वो एडिक्शन हो जाता है उससे, इसलिए इसका नाम रखा गया है नारकोटिन, जो एडिक्टिव होता है। नॉन नारकोटिक मतलब नॉन एडिक्टिव, जो एडिक्शन नहीं होता, जिससे इंसान, जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, इसका आपके एडिक्शन हो जाता है आपको, कि पैरासीटामोल खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, रोजाना खा रहे हैं, एस्पिरिन डेली खा रहे नहीं, ऐसा नहीं होता। और ये सब जो होता है स्केलेटल पेन के लिए होता है, याद रखिएगा, दिल के दर्द को ठीक करने के लिए नहीं होता है, ठीक है, कि दिल में दर्द है तो हम थोड़ा सा एनाल्जेसिक ले लेते हैं। जो रिड्यूस पेन है वो स्केलेटल पेन के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। दिल में दर्द हो गया है किसी के कहने पर, ये पर दिल में दर्द, नहीं सर वो ठीक नहीं होगा दिल के दर्द के लिए नहीं है, ठीक। तो आप नारकोटिक और क्या है, नॉन नारकोटिक। नारकोटिक क्या है, मॉर्फिन एग्जाम्पल याद रखेंगे। नॉन नारकोटिक का एग्जाम्पल क्या है, पैरासीटामोल और एस्पिरिन। ये तीनों एग्जाम्पल है एनाल्जेसिक का, सिर्फ 2 पार्ट्स में बटा गया है, नारकोटिक और क्या, नॉन नारकोटिक, एडिक्शन, नॉन एडिक्शन। अब आता है एस्पिरिन, जो यहाँ पर लिखा हुआ, जो आप सर दर्द में वगैरह भी यूज़ किया करते हैं, डिस्प्रिन मतलब एस्पिरिन वगैरह। तो एस्पिरिन का जो
फॉर्मूला वो याद कर लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। एस्प्रिन का फॉर्मूला क्या है, टू IUPAC ने अगर कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं 2 एसिटो बेंजोइक एसिड याद रखेंगे। इसका केमिकल नेम क्या है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है। ये आप इतना अगर एनाल्जेसिक में याद करके जाते हैं अब एग्जाम में तो आपसे सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट टर्म्स दूसरा टॉपिक हम बताते हैं आपको, ठीक है। सेकंड नंबर एंटीबायोटिक। देखिए एंटीबायोटिक क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने में काम आता है, ये सबको आपको पता ही है। तो एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक जो है वो क्या है, देखो यहाँ पर है कि टेट्रासाइक्लिन, एराइथ्रोमाइसिन और क्लोरैमफेनिकॉल और ये पेनिसिलिन और एमिनोग्लाइकोसाइड्स और ओफ्लोक्सैसिन। ये जो एंटीबायोटिक है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोकता है, रोकने के लिए बना है, ठीक है। और ये किल करने के लिए ये है एंटीबायोटिक। ये आप याद रखेंगे, ये एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ होता है। और ये पेनिसिलिन के बारे में आप जानते हैं, इसका यूज़ आप टाइफाइड में भी करते हैं, ठीक में। पेनिसिलिन का किसका यूज़ करते हैं, टाइफाइड में जो यूज़ करते हैं वो पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक आप यूज़ करते हैं, ये बात भी आपको पता है। आपने सुना होगा क्या बोलते हैं, ये जो एंटीबायोटिक है ये बहुत तरह का हो सकता है। अभी हमने यहाँ पर 6 लिखा है, जो 6 अगर आप याद करना चाहें तो याद कर लेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ग्रोथ को रोकता है और ये किल कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में काम आता है और ये उसके ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है वो एंटीबायोटिक, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या है, ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस के ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ किया जाता है और कुछ मेंटल डिजीज़ के लिए, माइल्ड एंड सेवरल मेंटल डिजीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है, जिसका नाम, एक दवा का नाम लिख लें आप, ये आपका एग्जाम्पल, इसका नाम क्या है, क्लोरोडाइजिपोक्साइड पहला, दूसरा क्या है मेफ्रोबेमेंट या तीसरा है एक्वेनिल। ये 3 एग्जाम्पल आप ज़रूर याद रखेंगे। ये 3 एग्जाम्पल किसका है, ट्रैंक्विलाइजर का है। अब आता है 4th नंबर एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक किसके लिए होता है, ब्रिंग डाउन टू फॉर बॉडी टेम्परेचर। जब बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, हाई फीवर होता है, तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है क्या, एंटीपायरेटिक लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एंटीपायरेटिक। फीवर में जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको कम करने के लिए आप यूज़ करते हैं एंटीपायरेटिक। जैसे एग्जांपल याद रखिए, एस्प्रिन और पैरासीटामोल। एस्प्रिन और पैरासीटामोल भी क्या कहलाता है, एंटीपायरेटिक कहलाता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक में भी इसका एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, आपको याद होगा। तो अब आता है एंटासिड। एंटासिड क्या है, एंटासिड आप जानते हैं, जब आपके पेट में एसिड बढ़ जाता है, आप कुछ छनी हुई चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं, मसालेदार चीज़, चटपटा चीज़ एकदम जो मज़ेदार लगता है आपको ज़्यादा खा लेते हैं, तो आपको क्या होता है, एसिडिटी होता है, आपके पेट में जो एसिड का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। पेट में एसिड बढ़ा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए, तो बेस आप लेते हैं। वो बेस कौन सा है, बेकिंग सोडा, एक माइल्ड बेस होता है जिसको आप लेकर एसिडिटी को भगा सकते हैं। ये हो गया, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, या एक दवा का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी यूज़ आप एंटासिड में करते हैं, या फिर ये सिमेटाइडीन और या फिर रेनिटाइडीन का यूज़ आप करते हैं, जैसे होता है टैगमेंट एंड ज़ेंटेक। इन 2 दवा का भी आप मतलब इन 2 चीज़ों का भी आप यूज़ करते हैं किस फॉर्म में, एंटासिड फॉर्म में, सिमेटाइडीन और क्या होगा, रेनिटाइडीन, और यहाँ पे क्या है, टैगमेंट और क्या है, ज़ेंटेक। अब आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब जिसको डायबिटीज़ हो जाता है उसको दिया जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनर। जैसे कौन कौन सा हो सकता है सर, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एस्पार्टेम या फिर हो गया सैकरीन या फिर सुक्रोलोज या फिर एलिटाइम। याद रखेंगे, एलिटाइम सबसे, इन आर्टिफिशियल स्वीटनर में सबसे स्वीटनर कौन है, एलिटाइम है। एलिटाइम को याद करने का तरीका, ऑल टाइम मतलब सबसे ज़्यादा ये शुगर है, सबसे ज़्यादा शुगर बोले, सबसे ज़्यादा मीठा ये है। इन चारों में सबसे ज़्यादा स्वीट कौन है, ये एलिटाइम है। याद रखेंगे, एस्पार्टेम या फिर दूसरा हुआ सैकरीन या तीसरा है सुक्रोलोज और क्या है, एलिटाइम, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल स्वीटनर जो डायबिटीज़ के मरीज़ को दिया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, एस्पार्टेम, दूसरा एग्जांपल क्या है, सैकरीन, तीसरा एग्जांपल क्या है, सुक्रोलोज, और चौथा है एलिटाइम। और एलिटाइम सबसे ज़्यादा स्वीट है, सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर में सबसे ज़्यादा स्वीट कौन है,
एली टाइम, याद रखेंगे। अब आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किल देम बट नॉट हार्मफुल टू द लिविंग बॉडी। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करने, ग्रोथ करने और किल करने में काम आता है, और ये बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। कौन कौन एग्जाम्पल याद रखो? डिटॉल, आयोडीन, आयोडोफॉर्म, विटिनॉल और सुप्रामेसिन, ये सब एग्जाम्पल किसका है? एंटीसेप्टिक का, याद रखेंगे। सुप्रामेसिन किसका एग्जाम्पल है? आयोडीन किसका एग्जाम्पल है? ये सब डिटॉल, आयोडोफॉर्म, ये सब किसका एग्जाम्पल है? एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में भी याद आता है और चेक करने में, चेक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी काम आता है, एंड बट नॉट हार्मफुल टू द लिविंग बॉडी। और डिसइंफेक्शन क्या है? डिसइंफेक्टेंट वो बॉडी होता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जैसे अल्कोहल। अल्कोहल डिसइंफेक्टेंट होता है, पता है ना आपको, जैसे आपने यूज़ किया, आप वो बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। ये छोटा छोटी बात है डिसइंफेक्शन एंटीसेप्टिक में। आप थोड़ा सा नॉर्मल कॉमन सा एक एग्जांपल समझ लें आप, जैसे डिटॉल फॉर एग्जांपल, सुप्रामेसिन आपकी बॉडी में ये नॉट हार्मफुल इन अ लिविंग बॉडी। एंटीसेप्टिक है वो जो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, एंटीसेप्टिक। और डिसइंफेक्टेंट बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जैसे एक एग्जांपल हमने आपको बताया कि अल्कोहल वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, आप मानते हैं इस बात को। तो एंटीसेप्टिक आपको याद रखना है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। एंटीसेप्टिक किस काम है? द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काम आता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में काम आता है, और चेक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक ग्रोथ ऑफ, अरे कैंसिल यार, चेक 10-15 बार। देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर अभी हम समझा रहे थे आपको, क्या है जो डायबिटीज़ के मरीज़ को भी दिया जाता है। एस्पार्टेम ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा है सैकरीन, तीसरा है सुक्रोलोज, और चौथा है एलिटाइम। एलिटाइम सबसे मीठा है आर्टिफिशियल स्वीटनर में, सबसे मीठा कौन है? एलिटाइम है। सबसे स्वीट कौन है? एलिटाइम। अब आता है एंटीसेप्टिक। क्या? एंटीसेप्टिक चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी यूज़ किया जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, बट ये बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। याद रखने का, चेक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी यूज़ किया जाता है और किल के लिए भी, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, बट ये अब बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हम लिख दिया, डिटॉल, आयोडीन, आयोडोफॉर्म, विटिनॉल और क्या है? सुप्रामेसिन। ये सब एग्जाम्पल एंटीसेप्टिक जरूर याद रखेंगे। डिसइंफेक्शन बॉडी के लिए, डिसइंफेक्टेंट जो चीज़ होता है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ये बॉडी के लिए क्या हार्मफुल है होता है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन में ही फ़र्क है, ये बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता और वो डिसइंफेक्टेंट जो चीज़ है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ये छोटी बात है, याद रखेंगे। और एंटीहिस्टामिन से एक बात याद रखनी है, एंटीहिस्टामिन्स आर मेडिकेशन द हेल्प्स विथ एलर्जीज में हेल्प करता है, स्टोमच प्रॉब्लम में हेल्प करता है, कोल्ड एंड एंग्जाइटी, सब चीज़ ये सब चीज़ों में क्या करता है वो हेल्प करता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब एंटीहिस्टामिन हेल्प विथ एलर्जीज, विथ स्टोमच प्रॉब्लम एंड कोल्ड एंड एंग्जाइटी में, इन सब में क्या करता है ये हेल्प करता है एंटीहिस्टामिन्स। तो ये आपका ये जितना सारा आपकी प्रॉपर्टीज़ आपको हमने पढ़ाया है इस चैप्टर में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, उतना आप पढ़ कर जाइए एग्ज़ाम में, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे केमिस्ट्री को हमने पढ़ा कर क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। जो बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको पढ़ा दिया है। आप इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट अगर आप पढ़ लेते तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और बहुत अच्छे से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देख लेते हैं। क्या है, देखिए जब आप सोडियम एसीटेट को हिट कीजिएगा सोडा लाइम के साथ तो क्या बनेगा, ये सोडियम एसीटेट है, इसको सोडा लाइम के साथ हिट करेंगे तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा, याद रखना पहला। दूसरा क्या है, कैल्शियम कार्बाइड को हिट कीजिएगा वाटर के साथ तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम कार्बाइड है, इसको वाटर के साथ हिट करेंगे तो इथीन बनेगा और लाइम वाटर बनेगा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। और एसीटोन रिएक्शन विद आयोडीन एंड बेस, ये एसीटोन है, एसीटोन को जब आयोडीन और बेस के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो क्या बनता है, आयोडोफॉर्म, क्या बनता है, आयोडोफॉर्म CH3CONA प्लस Na प्लस H2O, ये सोडियम एसीटेट और इसके बाद क्या बनता है, सोडियम आयोडाइड और वाटर बनता है। ये हमने जितना मैकेनिज्म पढ़ाया पीछे उसका आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाइट्रोबेंजीन ये सब भी बताया, नाइट्रोबेंजीन को जब आप SNHCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो एनिलीन बनता है, क्या बनता है, एनिलीन बनता है और साथ में वाटर बनता है। और इथेनॉल को जब अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज कीजिएगा, इथेनॉल को जब ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो क्या बनेगा, इथेनॉल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो इथेनॉल बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, इथेनोइक एसिड, क्या बनता है, इथेनोइक एसिड बनता है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देख लेते हैं। देखिए एसिटिलीन को जब आप रेड हॉट कॉपर से पास कीजिए, एसिटिलीन मतलब इथाइन जिसको कहते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन को जब रेड हॉट कॉपर के साथ किया तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन याद रखना। यह है मीथानॉल, जब आप मीथानॉल को अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा, मिथाइलामाइन,
हमने पढ़ा दिया है आपको मिथाइल अमाइन। अगर आप इथाइल अल्कोहल से एसिटिलीन बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन याद रखना। इथाइल अल्कोहल को सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओ, ये बनेगा इथीन। इथीन को तुम BBrCCl4 के साथ रिएक्शन कराओ, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो तुम यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा BrCH2CH2Br। पढ़ा चुके मार्कोनिकॉफ रूल, देख लीजिए। जब ये कंपाउंड को फिर एक बेस के साथ रिएक्शन करवा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, एसिटिलीन। क्या बन जाएगा, एसिटिलीन गैस बन जाएगा। तो इथाइल अल्कोहल से एसिटिलीन इस फॉर्म में ला सकते हैं जैसे बताया गया है। उसका दूसरा क्या है, इथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड। क्या होता है, इथाइल अल्कोहल को क्या कर दो तुम, ऑक्सीडाइज कर दो। बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रख दो, ऑक्सीडाइज कर दो, क्या बनता है, इथेनोइक एसिड। पहले इथेनॉल बनता है, उसके बाद इथेनोइक एसिड बनता है, आसान सा है। अगर आप इथाइल अल्कोहल से एसीटोन बनाना चाहते हो तो सिंपल है, इथाइल अल्कोहल को सबसे पहले ऑक्सीडाइज करो, किस में, इथेनोइक एसिड में, और इथेनोइक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्शन करवा दो COH, तो ये क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। तो ये इथाइल अल्कोहल टू एसीटोन, ये भी आसान एग्जांपल। अगर आपने पूरा लेक्चर पढ़ा है तो इसको पढ़ने के बाद ये प्रैक्टिस है और आप आराम से कर सकते हैं। कन्वर्जन देखते हैं, लास्ट कन्वर्जन देख लें हम लोग। देखिए, इथाइल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर कैसे बनाते हैं। आपको पता है कि जब आप इस इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो सोडियम एसिटेट, सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा CH3CH2ONA। फिर इसको आप किसके साथ रिएक्शन करवा दीजिएगा, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो ये कौन सा रिएक्शन देगा बताइए, आपको पता है ना, ये RONA जब RCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ईथर्स बनता है, बन गया ईथर्स, ड्राई इथाइल ईथर्स। हमने पढ़ा दिया आपको, अच्छे से देख लीजिए पीछे। फिनॉल को एनिलीन में कैसे चेंज करते हैं तो बताया था, फिनॉल को NH3 और एनहाइड्राइड ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराओ, NH3 के प्रेजेंस में लाओ। इसको और एक और तरीके से ही बना सकते हैं, आपको याद होगा जो हमने पीछे पढ़ा रखा। फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाते हैं, फिनॉल को आप हिट कर दो अमोनिया के साथ एनहाइड्राइड ZnCl2 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो इससे एनिलीन बनता है। ये शॉर्ट मेथड है, आप चाहें तो याद कर लें इसे। फिनॉल टू बेंजीन कैसे बनता है, बस फिनॉल को जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कर देंगे, आएगा बेंजीन। फिनॉल को जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, बेंजीन बन जाएगा। इथेन टू एन ब्यूटेन कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पर इथेन का सबसे पहले, ये इथेन है, इथेन का क्लोरीनेशन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, तो एक हाइड्रोजन लॉस, एक क्लोरीन लॉस बताया था ना, तो CH3CH2 बनेगा। फिर इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करते हो, सोडियम के साथ इन द फॉर्म ऑफ ड्राई ईथर्स। बताइए, ड्राई ईथर्स और सोडियम के साथ कौन सा रिएक्शन आता है, उड्स रिएक्शन बताया था। उड्स रिएक्शन में क्या होता है, RR बनता है, तो ये R है तो इसका RR बन गया, मतलब ये क्या हो गया, N ब्यूटेन। इसको क्या बोलते हैं आप, N ब्यूटेन कहते हैं। तो आसान है इथेन से ब्यूटेन बनाना। अब तो एसिटिक एसिड से मिथाइल अमाइन बनाना है। देखो क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को आप अमोनिया के साथ हिट करते हैं तो क्या बनता है, CH3COONH4। इसमें फिर इसको हिट करते हैं, हिट करने के बाद वाटर, इन दोनों को, एसिटिक एसिड को अमोनिया के साथ कंबाइन करते हैं तो ये बनता है, यहाँ पे H है, NH3, तो क्या बन गया, NH4 बन गया, NH4। फिर इसको आप हिट कर देते हो, हिट करने पर वाटर लॉस हो गया, तो वाटर क्या, H2 और यहाँ से O लॉस हो गया, तो क्या बन गया, CH3ONO। क्या ये अमाइड आ गया, यस, इसको अमाइड बोलते हैं, CONA को। अमाइड को जब आप ब्रोमीन और NaOH के साथ रिएक्शन कीजिए तो कौन रिएक्शन बताइए, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, याद है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ाया, ब्रोमीन और NaOH के प्रेजेंस में या रिएक्ट करवा दो अमाइड को तो क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा, 1 डिग्री अमाइन। इसको बोलते हैं मिथाइल अमाइन। क्या बोलते हैं, मिथाइल अमाइन। हम तेज़ी इस वजह से पढ़ रहे हैं तो कि हम पढ़ा चुके हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब देखो लास्ट क्या है, इथाइल अल्कोहल से इथाइल अमाइन कैसे चेंज कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल से इथाइल अमाइन कैसे, इथाइल अल्कोहल को अमोनिया के साथ क्या करो, रिएक्ट करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 360 डिग्री पर, क्या बन जाएगा, इथाइल अमाइन। एक लाइन में रिएक्शन है, याद कर लेंगे आप, इथाइल अल्कोहल से इथाइल अमाइन। अब क्या, इथाइल अमाइन टू इथाइल अल्कोहल। इथाइल अमाइन से इथाइल अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल अमाइन। इस इथाइल अमाइन को HNO2 के साथ रिएक्शन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl के साथ, तो क्या बन जाएगा, H2H5OH प्लस H2O प्लस, क्या बन जाएगा, ये HCl बन जाएगा। मान लो यहाँ पर HCl बन गया फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इथाइल अमाइन टू इथाइल अल्कोहल कैसे चेंज करेंगे, ये इथाइल अमाइन है, इसको रिएक्शन करवाया HNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl के साथ, तो क्या बनेगा, C2H5OH, यही है इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर पर HCl। और एक और मेथड भी आपको सिखाया था, अगर चाहें तो ये मेथड लगा दे, C2H5NH2। इसको सबसे पहले आप रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, PCl5 के साथ रिएक्शन करवा देंगे। जब PCl5 के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5 और क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। फिर NH3 को रिएक्शन करवा देंगे क्या, एक्वास फॉर्म में, एक्वास NH3, तो क्या बन जाएगा, इससे C2H5OH। आसानी से आप इथेनॉल में भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बस ये जो मेथड आपको पसंद है वो मेथड आप याद कर सकते हैं तो याद कर लेंगे आप। तो ये पूरा कन्वर्जन, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, अगर आपने पूरा जितना भी 2 घंटा हमने आपको पढ़ाया है, फॉर एग्जांपल 2 घंटा कह रहे हैं, जितना भी हमने पूरा कंप्लीट करवाया आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाकर, अगर उसमें आपको कोई डॉट है तो उम्मीद करते हैं आपको ये डॉट है
जी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा उसमें तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में कि इसमें यहाँ पर सर हमको समझ नहीं आ रहा है। हमने आपको पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दिया है, क्लास 12 का बोर्ड के लिए पढ़ा दिया है और ज़बरदस्त है। अगर जो आप इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपसे बोर्ड का क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा।